हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का एनसीईआरटी जोन में। क्लास 11th का इकोनॉमिक्स डिस्कस कर रहे हैं। इकोनॉमिक्स में सेकेंड चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं कि इंडिया की इकॉनमी हम 1947 में देख चुके हैं कैसी थी, क्या क्या प्रॉब्लम था। जैसे हमने एग्रीकल्चर सेक्टर, इंडस्ट्री में, फॉरेन ट्रेड, डेमोग्राफिक पोजीशन या और भी इंफ्रास्ट्रक्चर कैसी थी। तो इस पर्टिकुलर टॉपिक में हम देखने वाले हैं इस पर्टिकुलर चैप्टर में कि इकोनॉमिक प्लानिंग क्या होता है, ऑब्जेक्टिव। ये दोनों हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ये दोनों टॉपिक आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो में डिस्कस करना है कि एग्रीकल्चर सेक्टर में क्या क्या रिफॉर्म किए गए बिटवीन 1950 एंड 1990। उसके अलावा इंडस्ट्री सेक्टर में इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए क्या क्या रिफॉर्म किए गए। तो दोनों टॉपिक इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं। इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि एग्रीकल्चर सेक्टर में क्या क्या डेवलपमेंट हुए बिटवीन 1950। तीन मेन चीज़ हुआ। एक तो लैंड रिफॉर्म हुआ, उसके अलावा लैंड सीलिंग हुआ, ग्रीन रिवॉल्यूशन। इसके अलावा बहुत ऐसे प्रोसेस भी हुए जो एज अ कैंपेन टाइप के थे, जैसे ग्राम दान मूवमेंट, भूदान मूवमेंट। जैसे भूमि का दान करना है तो इसमें भी पर्पस सेम था। जैसे लैंड रिफॉर्म में क्या पर्पस था कि लैंड में इक्विटी आए, कि लैंड जिसके पास बहुत ज़्यादा है वो थोड़ा थोड़ा लैंड जिसके पास लैंडलेस है उसको दे। तो जो ग्राम दान मूवमेंट या भूदान मूवमेंट विनोबा भावे के द्वारा जो किया गया था, और भी लोग साथ थे, इवन जयप्रकाश नारायण जी भी साथ थे। तो इसका जो पर्पस था सेम था उसका, लेकिन वो कैंपेन था। गवर्नमेंट के द्वारा कोई रिफॉर्म एज ए पॉलिसी बना के नहीं की गई, कोई एक्ट बना के नहीं किया गया। तो सबसे पहला तीन इंपॉर्टेंट है इसमें, लैंड रिफॉर्म्स, लैंड सीलिंग एंड ग्रीन रिवॉल्यूशन। तीन के बारे में हम डिस्कस करना है इस वीडियो में। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि लैंड रिफॉर्म में हुआ क्या। लैंड रिफॉर्म इनिशिएट किया गया 1951 में। पहला कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया इसके द्वारा। तो लैंड रिफॉर्म्स वेर इनिशिएटेड इन ऑर्डर टू ब्रिंग इक्विटी इन ऑनरशिप ऑफ द लैंड अर्निंग। भाई अभी जितने लैंड थे ना वो जमींदार के पास थे, जमींदार प्रॉपर जमींदार के पास थे, और जो बहुत सारे उसके गांव में थे लैंडलेस लेबर थे। तो सरकार ने सोचा कि यहाँ इनके पास इसके पास बहुत ज़मीन का कंसंट्रेशन है, और ये लोग देखो कंसंट्रेशन होने का बाद ये अगर प्रोडक्टिविटी पे ध्यान देते तो थोड़ा सरकार सोचती भी, लेकिन इनके पास लैंड था, परा रहता था, कोई देखने वाला नहीं है, ना ये लैंड पे इन्वेस्टमेंट करते थे, जिसके कारण प्रोडक्टिविटी अच्छी हुई। तो हमारा प्रोडक्शन बिल्कुल कम, जमींदारी सिस्टम में लो प्रोडक्टिविटी था, क्योंकि इनको पता था हमारे बाबा पर दादा की ज़मीन है, तो हम दादा पर दादा की ज़मीन है, हम क्या इसमें, ये तो हमारे लिए फ्री में बिना इन्वेस्टमेंट के ही कुछ कुछ आ जाता है, तो क्यों इन्वेस्टमेंट करें। तो लो प्रोडक्टिविटी होती थी, जिसके कारण हमें अमेरिका से इंपोर्ट करना पड़ा था PL 480 स्कीम के तहत, जो कि बहुत डिस्क्रिमिनेटरी था, और इसके कारण USA बहुत हम पे दबाव डालता था। इवन वियतनाम वॉर हुआ था, उसमें भी बोल रहा था कि USA का सपोर्ट करो, क्योंकि लेकिन बट USA उसमें बहुत गलत तरीके से लड़ाई कर रहा था, वहाँ पे जीनोसाइड हो रही थी, फिर भी बोल रहा था कि साथ दो, नरसंहार कर रहे थे। इट वॉज डिसाइड टू इवॉलिश इंटरमीडिएटरीज एंड टू मेक द टीलर्स, जो टीलर्स थे ना, जो ज़मीन पे खेती करते थे, टील करते थे, उनको ज़मीन का मालिक बना दिया गया, ताकि सबके पास जो लैंडलेस लेबर थे उनके पास भी थोड़ा थोड़ा ज़मीन का टुकड़ा आ जाए, तो वो भी फील करे कि यार हम भी मालिक है। तो अब किसी इंसान को लगेगा कि वो ज़मीन का मालिक है, तो वो ज़मीन पे और मेहनत से काम करेगा ना, यही बात है। इससे टीलर्स को क्या मिलता था, इंसेंटिव, कि वो अपने ज़मीन में, अपने लैंड में इन्वेस्टमेंट करे, जिसके कारण इम्प्रूवमेंट होगा, और सफिशिएंट कैपिटल वाज मेड अवेलेबल टू देम। हाँ, थोड़ा बहुत उसको कैपिटल भी दे सकते, थोड़ा सब्सिडी भी दे सकती है सरकार, और बाद में वो खुद एक बारी प्रोडक्शन अच्छी होने लगेगी, उसके बाद वो किसी की ज़रूरत नहीं होगी उस पर्टिकुलर टीलर के लिए। नेक्स्ट है लैंड सीलिंग।
लैंड सीलिंग देखो, लैंड रिफॉर्म के बाद भी क्या हुआ कि अब सरकार, क्वेश्चन उठता था कि सरकार उससे कितना ज़मीन छीनेगी, मतलब कितना ज़मीन लेगी एक ज़मींदार से। तो उसने सीलिंग लगा दी। सीलिंग का मतलब होता है एक ऊपर वाला दीवार, कि इससे ज़्यादा आप ज़मीन तो रख ही नहीं सकते। जैसे बहुत सारा ऐसे ज़मींदार था जिसके पास हज़ार एकड़ ज़मीन था, तो सरकार ने ऐसा लगा दिया कि आप 25 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन नहीं ले सकते। भाई ये यूनिफॉर्म नहीं था किसी भी राज्य में, ये डिपेंड करता था बहुत चीज़ों पे कि लैंड की प्रोडक्टिविटी कैसी है, किस एरिया में लैंड है, अब डेजर्ट एरिया में लैंड है, और उसके अलावा और भी बहुत अलग अलग स्टेट में अलग अलग था। लेकिन इसका इम्प्लीमेंटेशन दोनों का अच्छा नहीं हुआ, जो चाहे लैंड रिफॉर्म्स का हुआ या लैंड सीलिंग का, इम्प्लीमेंटेशन दोनों का बेकार था। इट रेफर्स टू द फिक्सिंग, सिर्फ केरला और वेस्ट बंगाल ऐसा था जहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन अच्छा हुआ था। इट रेफर्स टू द फिक्सिंग ऑफ मैक्सिमम साइज ऑफ लैंड विच कुड बी ओन्ड बाय द इंडिविजुअल। इससे ज़्यादा आप नहीं रख सकते ज़मीन, इससे ज़्यादा आप है तो आप दीजिए और उसको छोटे छोटे पार्ट में बांटा जाएगा। द पर्पस ऑफ लैंड सीलिंग वॉज टू रिड्यूस द कॉन्सेंट्रेशन। भाई कुछ ही लोगों के पास पूरा ज़मीन है, तो ये कंसंट्रेशन को कम करना चाहते थे। लैंड ओनरशिप के जो कंसंट्रेशन है उसको कम करना चाहते थे, जो कुछ लोगों के हाथ में था। और जब लोगों में बटाएगा तो इक्वालिटी आएगी एग्रीकल्चर सेक्टर में, क्लियर। और लोग अपने खेत में काम करेंगे तो ज़्यादा प्रोडक्टिविटी आएगी। उसके बाद लास्ट रिवॉल्यूशन है ग्रीन रिवॉल्यूशन। ग्रीन रिवॉल्यूशन में क्या हुआ था, बात है 1964-65 की। हमारी प्रोडक्टिविटी बहुत कम थी ऑलरेडी। उसके अलावा 1964, 65, 66 के आसपास बहुत ज़्यादा आ गया ड्रॉट आ गया, जिससे बहुत लोग फेमाइन में मर गए थे। फेमाइन कि भूखमरी हो गया, भूखमरी के कारण बहुत लोगों की डेथ हो गई। तो इस समय अब सरकार ज़्यादा रिवॉल्यूशन इंडस्ट्री सेक्टर में ला सकती थी, लेकिन उतना क्यों करना, क्योंकि ज़्यादातर पॉपुलेशन अभी तक किस में डिपेंडेंट है, एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है। तो सरकार ज़्यादा रिवॉल्यूशन किस में लाएगी, ऑब्वियसली लाएगी एग्रीकल्चर सेक्टर में, क्योंकि बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन अभी भी एग्रीकल्चर पे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंडेंट थे। तो ग्रीन रिवॉल्यूशन में क्या किया था, ग्रीन रिवॉल्यूशन में इन्होंने क्या किया था, एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने का ट्राई किया, जिसमें उन्होंने HYV सीड्स का यूज करना शुरू किया, हाइब्रिड सीड्स का यूज करना शुरू किया। तो जो हाई इल्ड वेराइटी वाले सीड्स थे उसका यूज़ तो आप कर लोगे, क्योंकि उससे यूज करने से क्या होगा, उसका प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो जाएगा, जो नॉर्मली से प्रोडक्शन से 2-3 गुना इंक्रीज होगा। लेकिन इस प्रोडक्शन में आपको बहुत ज़्यादा चाहिए। HYV सीड्स सीधे आपको खेत में छींटने से नहीं प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, नहीं भाई, उसमें आपको फर्टिलाइज़र देना होगा, पेस्टिसाइड देना होगा, इरिगेशन की फैसिलिटी करनी होगी, और तभी HYV सीड्स काम करेगा, नहीं तो कोई फ़ायदा ही नहीं है। तो द फार्मर शुड बी प्रोवाइड एडिक्वेट फाइनेंशियल रिसोर्स इन ऑर्डर टू परचेज एग्रीकल्चर इनपुट। फार्मर को प्रोवाइड किया गया एडिक्वेट फाइनेंशियल रिसोर्स कि आप क्या, क्योंकि फार्मर के पास पैसे नहीं थे उतने, और फार्मर इतना रिस्क लेना चाहता भी नहीं था कि भाई हमने इतना फर्टिलाइज़र खरीदा, पेस्टिसाइड खरीदा, इरीगेशन किया अच्छे से, और अगर प्रोडक्शन नहीं हुआ तो क्या करेंगे, क्योंकि पहली बार था तो फार्मर को विश्वास थोड़ी था, तो फार्मर को तो सब्सिडी देना ही पड़ा। तो फार्मर को बहुत सारे सब्सिडी देना पड़ा, फाइनेंशियल रिसोर्स देना पड़ा, तो फार्मर ने उसको प्रोडक्शन स्टार्ट किया। तो ऐसा नहीं था कि हर जगह यार, तो आपको लगे यार इतना अच्छा था ना तो पूरे देश में लगा देना चाहिए, भाई नहीं, फेज वाइज में हुआ। सबसे पहले 2 जगह हुआ, पंजाब, हरियाणा, आंध्र प्रदेश और कोस्टल तमिलनाडु वगैरह में, यहाँ पहले हुआ। और स्टार्टिंग में वीट हुआ, बाद में राइस वगैरह में होने लगा, और 1780 में और स्टेट आ गए और क्रॉप्स आ गए। तो हम इससे फ़ायदा 2 चीज़ हुआ कि हम सेल्फ सफिशिएंसी में आ गए, नुकसान भी हुआ। हम देखते हैं कि जो हमारा डिस्क्रिमिनेटरी सिस्टम था, PL 480, जो हम USA से अनाज जो लेते थे, USA कई बार अनाज बहुत लेट कर देता था, तो इससे सेल्फ सफिशिएंट, क्योंकि जब ड्रॉट आया था, ड्रॉट 1964-65 के समय ड्रॉट आया था, भूखमरी आई थी, तो उस समय भी USA ने लेट किया था। तो इससे सेल्फ सफिशिएंसी मतलब हम एटलीस्ट फूड के लिए किसी पे डिपेंडेंट नहीं थे,
फूड के लिए किसी पे डिपेंडेंट नहीं थे। मतलब ऐसा नहीं कि, और जब सबसे ज़रूरी है क्योंकि आप नेशनल सिक्योरिटी का बहुत थ्रेट है, नेशनल सिक्योरिटी को बहुत बड़ा थ्रेट है। क्योंकि आप अगर मान लो PL 480 के तहत अगर USA लेट कर देता तो हमारे यहाँ के जवान लड़ने तब ना जाएंगे जब उनका पेट भरा होगा। क्योंकि हम सबसे बहुत इंसान लोग तो वैसे भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में आ जाएंगे जब भूखे पेट होंगे। उसके बाद क्या हुआ, हम इवन सेल्फ सफिशिएंट ही नहीं हुए, हमने एक्सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया। इतना ज़्यादा प्रोडक्शन, क्योंकि हमारे पास ज़मीन तो थी ही पहले, और हमारी ज़मीन वैसे भी ज़्यादा प्रोडक्टिव है क्योंकि एलुवियल सॉइल है। और हमारा इंडिया एक ऐसा जगह है जहाँ पे आप अलग अलग तरीके के क्लाइमेट मिलता है, जैसे ट्रॉपिकल भी है, सब ट्रॉपिकल भी है। तो यहाँ पे अलग अलग टाइप के प्लांट, फॉरेस्ट और अलग अलग टाइप का एग्रीकल्चर आप कर सकते हो। लेकिन इससे नुकसान क्या हुआ, हाँ, सरप्लस मार्केट में जाने लगा, जिससे रेट्स, क्योंकि मार्केट में सप्लाई ज़्यादा हुई क्योंकि प्रोडक्शन ज़्यादा, तो सप्लाई मार्केट में कम, सॉरी सप्लाई, प्रोडक्शन ज़्यादा तो सप्लाई मार्केट में ज़्यादा, तो ऑब्वियसली रेट तो कमेगा ना, पुअर भी आप खा सकते हैं। क्लियर। लेकिन इसके डिसएडवांटेज थे, डिस्पैरिटी बिटवीन स्मॉल एंड बिग फार्मर, और इवन रीजनल डिस्पैरिटी भी थी। रीजनल कैसे, क्योंकि आपने स्टार्ट किया पंजाब, हरियाणा और कुछ आंध्रा वाला में, वेस्टर्न यूपी, बाकी में भाई अभी भी नहीं हुआ। अभी भी हम बात करते हैं कि ईस्टर्न इंडिया में ग्रीन रिवॉल्यूशन लाने की बात करती है। तो रीजनल डिस्पैरिटी हो गया बहुत ज़्यादा, जिसके कारण माइग्रेट करके लोग एक जगह से दूसरे जगह जाने लगे। कहाँ से, ईस्ट इंडिया से, जैसे मतलब ईस्ट इंडिया जैसे बिहार, ईस्ट और नॉर्थ इंडिया, बिहार, यूपी, उड़ीसा वगैरह से लोग काम करने चले गए, पंजाब, हरियाणा। भाई माइग्रेशन के बाद और ज़्यादा माइग्रेशन से प्रॉब्लम होता है, जो कि हमें 12th वगैरह में डिस्कस करना है, और 12th में ऑलरेडी वीडियो अपलोडेड है। तो माइग्रेशन से ही प्रॉब्लम होने लगा बिग और स्मॉल फार्मिंग, क्योंकि गवर्नमेंट चाहती थी कि हम एक बार जांचे। तो यहाँ पे डिस्पैरिटी हो गई, हमने बता दिया, रीजनल डिस्पैरिटी की बात बता दी। अब फार्मर और स्मॉल, यहाँ होता क्या था मैं बताता हूँ आपको, कि गवर्नमेंट को भी चाहिए था कि हम चेक करते हैं कि प्रोडक्शन अच्छे से होता है या नहीं। तो गवर्नमेंट क्या छोटे छोटे फार्मर के छोटे छोटे प्लॉट में टेस्ट कर सकती थी? नहीं भाई, अगर छोटे में टेस्ट भी, जहाँ पे 10 kg हो रहा है, अगर टेस्ट भी करोगे तो कैसे हो जाएगा, 20 kg हो जाएगा वहाँ पे प्रोडक्शन। तो गवर्नमेंट को ऐसे जगह पे टेस्ट करना था ना, जिस फार्मर के पास ज़मीन इतना था कि पहले 500 kg होता था, तो अब देख रहे हैं कि 1000 kg हो रहा है। तो टेस्ट करने के लिए एक बड़ा सा लैंड चाहिए था ना, तो बड़ा सा लैंड किसके पास होगा, बिग फार्मर के पास होगा। तो यहाँ पे भी डिस्पैरिटी आ गई बिग फार्मर के बीच, स्मॉल फार्मर के बीच। तो स्मॉल फार्मर को लगे यार हमारे पास, क्योंकि सरकार जो खेती करेगा, ध्यान देना, तो स्मॉल फार्मर के पास उतना पैसा नहीं है। तो जब खेती करेगा ही नहीं तो सरकार उसको सब्सिडी देगी नहीं देगी, सरकार उसे सब्सिडी देगी ही नहीं, तो उसका मोटिवेशन बनेगा ही नहीं कि हम खेती करें। तो जो स्मॉल फार्मर अभी तक फार्मर थे बहुत, उसमें से क्या बन जाएंगे पता है आपको, बिग फार्मर के खेत में एज ए लेबर की तरह काम करने लगेंगे। क्लियर। इसके साथ होता क्या है, मैकेनाइजेशन वगैरह बहुत समय बाद, कुछ समय बाद मशीन वगैरह आने लगते हैं, जिसके कारण और ज़्यादा जैसे लेबर लोग को की जो मांग है वो घट जाती है, या हम ऐसे बोल सकते हैं लेबर को सैलरी कम मिलती है। क्योंकि लेबर को पता है भाई कम में ही हमको, अगर नहीं कम में काम करेंगे तो जॉब तो मिलेगा ही नहीं, वैसे भी खेती में जॉब नहीं मिलेगा, क्योंकि मशीन आ गई है। बिग फार्मर को वैसे भी मशीन से ही काम कर लेगा, अधिकतर काम मशीन से ही कर लेगा। यही नेक्स्ट क्या हुआ, मोस्ट प्रोन टू पेस्ट अटैक होने लगा। अब यहाँ पे होता क्या था कि, और पेस्ट, जैसे हम फर्टिलाइज़र डालते थे तो पेस्ट अटैक, और कभी कभी जो इम्पॉर्टेंट, जो फेवरेबल पेस्ट या फेवरेबल बैक्टीरिया होते थे ना, जैसे बहुत सारी बैक्टीरिया फेवरेबल होती है किसी भी प्रोडक्शन के लिए, वो भी मर जाती थी। फर्टिलाइज़र डालोगे वो भी मर जाएगी। फर्टिलाइज़र से आपको इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम तो पता ही है फर्टिलाइज़र से। और इवन मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ, फर्टिलाइज़र के कारण इतना फर्टिलाइज़र डाल दिया कि उसके कारण जो रेशियो है, जो
जो क्योंकि फर्टिलाइज़र में कार्सिनोजेनिक एजेंट होता है, कैंसर होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। तो पंजाब वाला एरिया है कि जिसमें कैंसर का रेट सडनली बहुत इंक्रीज हो गया। और इसके अलावा ये तो पता है आपको, पंजाब में वाटर लेवल का डिक्रीज होना, पंजाब के कारण जो दिल्ली के में ठंडी के महीनों में पंजाब और हरियाणा के कारण जो स्मोक की प्रॉब्लम हो जाती है, ये पता ही है। तो ग्रीन रिवॉल्यूशन से इतना हमें प्रॉब्लम भी हुआ, डिसएडवांटेज भी हुआ। गवर्नमेंट फेवर करती थी वो आपको पता है, लेकिन स्मॉल फार्मर में भी हम बोल सकते हैं मार्जिनल फार्मर को फेवर करती थी। एकदम स्मॉल फार्मर जिसका छोटा प्लॉट है वो रिस्क लेना ही नहीं चाहता था। वो सोचता था इससे अच्छा तो मैं उनके खेत में काम न कर लूँ। अब जब बात आती थी सब्सिडी दिया जाए या नहीं, तो सब्सिडी देने के बाद पे दो लोग जब बात चलती थी कि सब्सिडी दिया जाए या नहीं, तो उसमें दो टीम थी। एक बोलती थी नहीं भाई सब्सिडी दिया जाए, कि शुड कंटिन्यू सब्सिडी देना चाहिए। बोलते नहीं, सब्सिडी का जो चोचलेबाजी है ना उसको हटा ही देते हैं। तो यहाँ पे सब्सिडीज़ के बारे में जो लोग बोलते थे कि सब्सिडीज हटा देना चाहिए, वो बोलते थे उनका पॉइंट, क्योंकि जो बोलते थे उनको पॉइंट देना ज़रूरी था ना, तो बोलते थे सबसे पहले कि नई नई टेक्नोलॉजी आने लगी है जिसके कारण सब्सिडी हम देते क्यों थी, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। सब्सिडी देते थे सबसे पहले स्टार्टिंग में देने का मकसद था कि रिस्क को कम करना है, कि फार्मर मान ही नहीं रहे थे, फार्मर इतना रिस्क उठाने को तैयार ही नहीं थे, तो सबसे पहले रिस्क को कम करना। तो अब नई नई टेक्नोलॉजी आ गई और फार्मर वेल अवेयर हो चुका है उस टेक्नोलॉजी से, तो अब रिस्क का चांस कम हो चुका है, क्योंकि फार्मर को पता है कि क्या करने पे हमारा प्रोडक्शन होगा, क्या करने पे प्रोडक्शन नहीं होगा। तो यहाँ पे फिर ये बोलते थे अब भाई सब्सिडी देने का कोई ऑप्शन नहीं है। एक एग्जांपल दिया गया है विदर्भा में। तो विदर्भा ने क्या किया, HIV सीड्स को यूज करना शुरू किया, और क्योंकि वहाँ पे ग्रीन रिवॉल्यूशन वाला स्टार्ट किया, लेकिन उसमें स्ट्रक्चर जो वहाँ की सोसाइटी थी, वहाँ के क्लाइमेट में ऐसा कुछ जो प्रोसेस होना चाहिए था, जैसे फर्टिलाइज़र और भी जो चाहिए था, वो ठीक से हो ही नहीं पा रहा था। इवन क्लाइमेट भी ठीक से काम नहीं कर रहा था। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे प्रोडक्शन बिल्कुल गिर गई, और लोग खेत में बिल्कुल काम कर चुके थे, मतलब खेत में पैसा तो खर्चा किए हुए थे। तो यहाँ पे विदर्भा एक ऐसा जगह था जहाँ पे पहले कभी केस देखा ही नहीं गया था सुसाइड का, फार्मर सुसाइड का। वहाँ पे सुसाइड का सडनली इंक्रीज हो गया, आपको पता ही होगा, बहुत केस आते रहते हैं। उसके अलावा जो लोग बोलते थे सब्सिडी को हटाना चाहिए, वो बोलते थे कि ध्यान देना, जो सब्सिडी होती है वो दो लोगों को फ़ायदा करती है, एक बिग फार्मर को और फर्टिलाइज़र को, जिसको ज़रूरत ही नहीं है। तो जो टारगेट ग्रुप है, जो स्मॉल फार्मर, मार्जिनल फार्मर टारगेट ग्रुप है, इनको तो मिल ही नहीं पाता है, तो क्या काम का वो सब्सिडी। क्लियर। जो लोग बोलते थे कि भाई सब कंटिन्यू होना चाहिए, कंटिन्यू करना चाहिए, वो बोलते थे कि आप बोल रहे हो ना कि यहाँ पे बोलते हैं कि बहुत सारे ऐसे पुअर फार्मर हैं जो बिना सब्सिडीज़ के तो खेती कर ही नहीं सकते। क्लियर। सब्सिडीज़ के एलिमिनेट करने से क्या फ़ायदा हो, क्या फ़र्क पड़ेगा। वीक फार्मर तो ऐसे भी फर्टिलाइज़र वगैरह खरीद ही लेंगे, लेकिन जो स्मॉल फार्मर नहीं खरीद पाएंगे, तो इसके कारण इनइक्वालिटी बिटवीन रिच एंड पुअर फार्मर और ज़्यादा इंक्रीज होगा। तो जो हमारा एक प्लानिंग का एक गोल था, इक्विटी, जो लास्ट गोल था ना, वो हमारा वायलेट हो रहा है ना यहाँ पे, तो ये नहीं हमें करना है। और ये बोलते थे कि सर आप में से कुछ एक्सपर्ट बोल रहे थे कि टारगेट ग्रुप को फ़ायदा नहीं हुआ, बिग फार्मर को फ़ायदा हुआ, फर्टिलाइज़र कंपनी को फ़ायदा हुआ। तो भाई इसको स्क्रैप करने से अच्छा है रेगुलेट करो ना। इसमें जो प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम कहाँ है, प्रॉब्लम इस प्रोविज़न में नहीं है, प्रॉब्लम इस कानून में नहीं है, प्रॉब्लम है इम्प्लीमेंटेशन में। किसको आप दे रहे हो, किसको नहीं दे रहे, ये ध्यान देना आपका जरूरी है। तो इम्प्लीमेंटेशन प्रॉब्लम, तो इम्प्लीमेंटेशन को ठीक करो। कुछ पॉजिटिव डेटा है। पॉजिटिव डेटा क्या बोलता है कि सेल्फ सफिशिएंसी आ गई। निगेटिव डेटा बोलता है कि अभी भी काफ़ी लोग हैं वो एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है। जैसे यहाँ पे देख रहे हो 67% थे 1950 में, 64% है 1990 में। तो फेल्योर है हमारे पॉलिसी का, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में कोई जा ही नहीं रहा है अभी भी। तो और एग्रीकल्चर भी कितना भी सब कुछ होने के बाद भी ध्यान देना अभी भी बहुत रिस्की और ऑप्शन है। मतलब कभी भी कितना भी अच्छा टेक्नोलॉजी आएगा, रिस्क तो होगा ही होगा एग्रीकल्चर में।
तो यही है इस टॉपिक में इतना। नेक्स्ट टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे इंडस्ट्रियल सेक्टर बिटवीन 1950, क्या हुआ, क्या पॉलिसी चेंज हुआ था, स्मॉल ट्रेड पॉलिसी में क्या इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पे बात की गई थी। फिर एक टॉपिक जो था थोड़ा कम दिया था, लाइसेंस राजकोटा, तो उसको मैंने डिटेल से विकीपीडिया से उठा के थोड़ा समझाने के लिए बस ये मैंने एक टॉपिक उठा लिया। बस यही है। थैंक यू सो मच।